वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 10 लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं और मेरा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1950s टू 1850s, यानी कि बरतानिया की जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो तवील बरे सग़ीर में फैला हुआ 1750 से लेकर 1850 तक, उसका हम पार्ट 1 के हिस्सा 1 आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर में इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें आज इस लेक्चर को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम लोग कवर अप करने से पहले बेटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि एंटर ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस, यानी कि बरतानी की जो आमद थे बड़े सग़ीर में और उसका जो पूरे का पूरा असर रुस्क जो हमने पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर में। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के आगाज़ में अगर आप लोग नोट करो बेटा, जो आपके पास सवाल आता है आपके कैम्ब्रिज लेवल या आगा खान बोर्ड के लेवल के हिसाब से या दीगर जो आपके जो मेजर बोर्ड्स हैं, उसमें जो बैटल ऑफ पैलेसी यानी कि 1757 में जो हुई वो क्यों हुई और उसके बाद जो इंडिया के ऊपर जितने असरात तारीख़ी असरात पैदा हुए उसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपसे सवाल पूछा जाता है और आपने जवाब भी कुछ इस तरह से ही लिखना है। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1750s यानी कि 1750 में बरतानवी के जो यहाँ पे बरतानी की जो तोसी थी उसमें अगर हम लोग किरदार देखें बेटा, तो मैंने आपको पहली एक बार डिस्कस की थी कि बरतानिया उस वक्त के लिहाज से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के हिसाब से ये जो मुख्तलिफ इलाके थे इन्हीं को मिलाकर एक बरतानिया का मुल्क बनता है, इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता था बेटा। और इसमें किंग और क्वीन का यानी कि बादशाह और मलका का निज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा सरो उरूज पर था, लेकिन ये सारे जितने भी इलाके थे एक ही ज़बान बोलते थे, मुख्तलिफ लोग थे मगर बेटा ज़बान एक ही बोलते थे, दैट इज़ नोन एज इंग्लिश। तो अगर हम उसकी बात को अगर नोट करते हुए देखें तो बैटल ऑफ पैलेसी यानी कि पैलेसी की जो जंग हुई तो उसमें अगर 1756 में अगर देखा है तो फ्रेंच इनकरेज, देखो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला थे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी रहे हैं, ये जो आपके स्क्रीन पे जो पहले ऊपर शख्स हैं ये सिराजुद्दौला है बेटा, इन्होंने अटैक किया ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता पर और उस जो शहर को फतह भी किया, फिर कंट्रोल भी हासिल किया। लेकिन 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस वक्त के जितने भी सिपाही सालार थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने डिफीट किया किसको, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पैलेसी में, और उनकी जो नवाबियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और उनकी जो लाश मिली वो वहाँ के दरिया की तरफ मिली। और यही वो बात थी, जो क्लाइव की जो विक्ट्री थी, जो आज़ादी थी, वो इस तरह से हुई कि सिराजुद्दौला के जो उस वक्त के जर्नल थे जो उनकी फ़ौज को लीड कर रहे थे, मीर जाफर, जो आपके स्क्रीन पर आ भी रहे हैं बेटा, ये हैं, और इन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि रॉबर्ट क्लाइव की वजह से उनको नवाबियत मिली किसकी, बंगाल की, मगर उनको ये नहीं पता था कि इसमें जो कंट्रोल जो है वो बरतानिया का है, क्योंकि उनको बनाने वाले भी कौन है, बरतानिया वाले थे। अब वो जो रिचेस्ट उस वक्त का जो सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क जो कहलाया जा रहा था, जो हिस्सा कहलाया जा रहा था, वो इंडिया कहलाया जाता था, और उसी का हिस्सा कौन सा था, बंगाल, और वहीं पर ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ। मीर जाफर को बाकायदा ज़बरदस्ती ये जितने भी गिफ्ट्स थे, जितने भी पैसा था वो देना पड़ता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, रॉबर्ट क्लाइव को, और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा दौलतमंद होती या मालदार होती चली जा रही थी। अब यही वो बात आती है कि उस वक्त मीर जाफर के बेटे मीर कासिम, जो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहे हैं, 1764 में नवाब ऑफ ओध जो कहलाते हैं, उन्होंने मुग़ल एम्परर जो शाह आलम दोम यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र का नाम यहाँ पर आ ही जाता है बेटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो उनका जो बैटल हुई यानी कि उस वक्त फिर एक जंग हुई, और अगर आपने देखा हो तो उस वक्त जो जंग हुई थी, गज़वा हुई, वो गज़वा बक्सर हुई यानी कि बैटल ऑफ बक्सर हुई। और आपने अगर नोट करा हो कि 1764 में हुई थी और बरतानिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस फिर बढ़ गया क्योंकि वो फिर जीत गए, और यही वो आखिरी मुकाम था मुग़लों का जो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे बाकायदा उस वक्त जो कंट्रोल आ चुका था वो किसका आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ओथ पे भी किसका वो मुकाम आ चुका था, किसका कंट्रोल आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बंगाल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बंगाल का इस्तेसाल किस तरह से हो रहा है बेटा, कि अगर आपने नोट करा होगा कि मैंने आपको बताया भी कि वो जितने भी प्रॉफिट था, जितना भी माल और दौलत थी बंगाल की, वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद और लालची हो गए और बरतानिया की गवर्नमेंट ने बाकायदा ह्यूज
प्रॉफिट्स लेना शुरू कर दिए। अब वो वहाँ की मोनोपोली भी बन गई, अब एक ही बन गई, और वहाँ के जितने भी ताजिर थे वो पर्सनली जाके उनको तोहफे ताहे व पैसे बहुत ज़्यादा ग्रांट कर रहे थे, उन्होंने लगान भी लगाना शुरू कर दिया। अब इतना ज़्यादा अगर आप मुनाफा या नफ़ा लेना शुरू कर देंगे और फिर आप एक्सप्लॉइट करना, इस्तेसाल करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ के लोगों को फिर एक ही बात होती है कि मरी जाएं। अब यही हुआ और यही सीरियस एक पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा रुझान पैदा हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बाकायदा मिलिट्री विक्ट्री हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बाकायदा इल्ज़ाम लगाया बंगाल के ऊपर, यानी कि बाद में बंगाल में कब्जा हो चुका था बेटा, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मैंने आज तक ऐसी एनार्की, कन्फ्यूजन या ब्राइबरी, आपने अगर नोट करो, रिश्वतखोरी तक, बदनवानी तो बहुत ही दूर बात है, करप्शन तो बहुत ही दूर बात है, रिश्वतखोरी, कन्फ्यूजन इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने आज तक नहीं देखी थी किसी भी मुकाम पर। और बंगाल में कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को, माल लूटना शुरू हो गए, मालदार होना शुरू हो गए। और यही बात थी कि उस वक्त के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने को भी ये गुस्सा आ रहा था और उनका भी ये रुझान बन चुका था, उन्होंने भी ये देखना शुरू कर दिया। और उन्होंने ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आपने अगर नोट करा हो कि उस वक्त के लिहाज से जो सेनेट थी, उनमें ये क्लेम करना शुरू किया कि हमने ऐसी कोई सिविलाइज गवर्नमेंट नहीं देखी आज तक दुनिया में कि जो इतनी ज़्यादा करप्टेड हो और इतनी ज़्यादा लालची यानी कि ग्रीडी हो कि उनकी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से लेकर 1784 यानी कि 1765 से लेकर 1784 तक इतनी करप्शन हुई है कि बस नहीं, यानी कि आप अंदर देखो बदनवानी का पार हो चुका है। तो अब अंदाज़ा लगाओ बेटा कि इतना ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पर लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मुसलमानों को तो कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है। रीज़न क्या है बेटा, वो आपके सामने है। अगर आप नोट कर लो कि हाँ कहीं ना कहीं मुसलमानों को अब ग़ुलामी से भी बदतर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी बरे सग़ीर में। क्यों? क्योंकि उनका जितना भी रुतबा, जितनी भी हुकूमत, जितना भी कंट्रोल, जितनी भी कमांड, जितनी भी अथॉरिटी थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट रह गई थी, वो भी अब ख़त्म होने वाली है। रीज़न ये है कि हमने अपनी चीज़ों को खुद खो दिया, अपनी आइडेंटिफिकेशन को खुद खो दिया। हमने उनकी चीज़ों को जब अपनाना शुरू कर दिया तो हमें यह एहसास होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमारा जवाल आना शुरू हो गया, और वही हुआ। अब 2 जंगें हो चुकी हैं। इसके अगला टॉपिक हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें बेटा। और अगर आपको इन चीज़ों का पता हो या सर्वे या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।